तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर एस्प्लॉक एलिमेंट्स। सो क्या क्या होता है इस चैप्टर के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें हमें समझना है, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और पार्ट बाय पार्ट मैं इसके रेगुलरली पार्ट्स, इसके आगे के पार्ट्स अपडेट करते जाऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा एस्प्लॉक एलिमेंट्स। लेट्स गो। सो बेसिकली एस्प्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एस्प्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल, जैसे तुम यहाँ देख सकते हो, पीरियोडिक टेबल के जो भी लेफ्ट मोस्ट जो ग्रुप होता है हमारा, लेफ्ट मोस्ट जो टेबल होता है उसे हम बोलते हैं एस्प्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप बोलते हैं, जिसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोल्ड करता है हमारे आउटर मोस्ट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फोल्ड करता है, हमारे एस ऑर्बिटल के अंदर, उसे हम कहते हैं एस्प्लॉक एलिमेंट्स। आगे देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन कंसीडरली डिवाइडेड इनटू 4 एलिमेंट आई एस पी डी एंड एफ डिपेंडिंग अपॉन द फिलिंग ऑफ द पर्टिकुलर शेल। जिस भी शेल के अंदर जाके गिरेगा वो उसका ग्रुप बन जाता है। तो द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट फिल इन द, कहाँ गिरते हैं जाके, एस ऑर्बिटल के अंदर जाके गिरता है। एस द एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिट और द ब्लॉक इंक्लूडिंग ओनली 2 ग्रुप्स, जिसके अंदर 2 ग्रुप्स बनते हैं हमारे, ग्रुप 1 हो गया एंड ग्रुप 2 हो गया। 1 को बोला जाता है एल्कलाई मेटल एंड ग्रुप 2 को बोला जाता है एल्कलाई अर्थ मेटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली पैराग्राफ में। ओके, सो इसको डिलीट कर देता हूँ। आगे फिर हम वापस जाते हैं। अब देखो पार्ट हो गया। अब बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है हमारा एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी ग्रो थ्रू करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी हम जरूर पढ़ेंगे। हम तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है। तुम कहोगे तो बाद में इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। सो अभी देखते हैं। द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोस इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द outer most s orbital, as the s orbit can accommodate only 2 electron. 2 groups 1 and 2 belong to the s block of the periodic table. Group 1 of the periodic table consists of, अब देखा जाए तो ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स, ये वाले सारे के सारे ग्रुप्स, ये सारे के सारे कौन से एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के। ठीक है, या तुम देख सकते हो। ठीक है, सारे हो गए हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट हो गए। कौन कौन से हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब देखो ये सारे एलिमेंट्स तो हो गए हमारे ग्रुप 1 के, लेकिन इनको याद करने की ट्रिक क्या है हमें, क्योंकि बेसिकली पेपर में तो याद ही रखना है, हमारा काम याद रखने का ही है। सो अब हम देखते हैं इसको याद करने की ट्रिक क्या है। मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि ली ना की रूबी से फरियाद, इसको तुम रब से भी कर सकते हो, ये रूबी से भी कर सकते हो, माइट भी, जो भी तुम्हारा मन करे। मैंने रूबी लिखा हुआ है, तुम रब से भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। सो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। रिमेंबर करने की ट्रिक हमने तुम्हें ये बता दी है कि क्या है, लीना की रब से फरियाद। ठीक है, बात करते हैं हमारे ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 कौन सा होता है हमारे पास में। सबसे पहले ग्रुप मैंने क्या बताया आपको, एल्कलाई अर्थ मेटल, एंड दूसरा हमारे पास एल्कलाई मेटल, सॉरी, एंड दूसरा हमारे पास ग्रुप कौन सा होता है, एल्कलाई अर्थ मेटल। सो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारे एनसीईआरटी में लिख रखा है। सो पहले दीज आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कलाई मेटल, ये ग्रुप 1 का था। एंड हम आगे देखें तो these are collectively known as alkali metal, and these are also called because they form hydroxide on with reaction with water and strong alkaline nature। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इसको। आगे आते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 पे क्या है कि जो एलिमेंट्स है ग्रुप 2 के वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे इंक्लूडिंग बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। दिस एलिमेंट विद एक्सेप्शन ऑफ द बेरिलियम एंड नोन एज एल्कलाई अर्थ मेटल। आगे देखते रुको, अभी तुम्हें पहले तुम इसकी ट्रिक देख लो याद करने की। एल्कलाई अर्थ मेटल कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, या बाप रोए या राजी, जो भी तुम कर सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे वो तुम कर लेना। लेकिन बेसिकली इसकी ट्रिक क्या होती है कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। सो बेटा इज बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्ट्रोंशियम स्कूटर यानी कि स्ट्रोंशियम। ठीक है, एंड तुम्हारा स्कूटर यानी कि स्ट्रोंशियम, एंड बाप यानी कि बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये होगी बात। अब बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले इधर देख लेते हैं हम कि वाई फ्रॉम वेयर डिड वी गेट द नेम एल्कलाई मेटल। एल्कलाई मेटल हमें कहाँ से मिला, तो हमें पता लगता है कि एल्कलाई बेसिकली मेटल से हम क्या समझते हैं, मेटल कौन से होते हैं, मेटल वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है लूज़ करने की एक इलेक्ट्रॉन्स की। मेटल, तो मेटल क्या हो गया, हम क्या कह सकते हैं कि मेटल क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कलाई मेटल कहते हैं। ठीक है,
सो उन्हें क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। एंड एल्कलाई क्यों, क्योंकि जो एल्कलाई से हम कहते हैं क्योंकि जो जब ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड निकालते हैं, तो इसके लिए जो कि बेसिकली बेसिक होता है नेचर के अंदर, तो जो कि क्या होता है बेसिकली बेसिक होता है नेचर के अंदर, तो उसे हम कहते हैं एल्कलाई कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात होगी हमारी ग्रुप 1 की, इतना हमको क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी नोट्स भी देख लेते हैं हम। सो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने देख लिया है कि ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो कौन से हो गए, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ह ली ना की रफ से फरियाद, ह ली ना। देखते हैं कि आगे हमने क्या देखा, दे आर कोलेक्टिवली नोन एज एल्कलाई मेटल। इनको एल्कलाई मेटल क्यों आता है यार, मैंने आपको बता दिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं कि एच प्लस आयन को निकालते हैं जो कि बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। तुम ऐसा मान लो कि हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है जो कि बेसिक होता है नेचर के अंदर, बस दैट्स ऑल। इतना ज़्यादा तुम्हें डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, एंड दूसरी बात, these are they are so called because they form hydroxide on reaction with the water। जो मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रोक्साइड बनाते हैं रिएक्शन विद वाटर के साथ में, दे आर, और वो जो कि स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन होते हैं नेचर के अंदर। या एल्कलाइन बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, एल्कलाइन बोलने का मतलब यहाँ पे है बेसिक है। ठीक है, एल्कलाइन यानी कि बेसिक। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। अब ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 के अंदर क्या क्या आता है, एक आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये मैंने तुम्हें यहाँ पे ट्रिक बता दी है इसकी, अगर हाँ मैंने तुम्हें बता दी है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, अब देखो इनको, जैसे हमने पहले देखा कि ग्रुप 1 जो है, ठीक है, ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है, एल्कलाई मेटल। ठीक है, मेटल जो कि H प्लस आयन को रिलीज करते हैं। एंड एल्कलाई इज बेसिक इन नेचर, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोक्साइड आयन निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल की। एल्कलाई अर्थ मेटल बेसिकली क्या होता है, अर्थ मेटल, अर्थ। ठीक है, अर्थ मतलब कि सबसे पहले देखो एल्कलाई अर्थ मेटल, सबसे मेटल हमें तुम्हें पता है मेटल किस होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए राजी रहता है, जो टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। सो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कलाई, उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो अर्थ मेटल की, अर्थ का क्या मतलब है इसमें, अर्थ का मतलब है दिस मेटल ऑक्साइड आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, मतलब कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, इसलिए अर्थ कह दिया। और दूसरा एल्कलाइन तुम्हें बताइए जिसके हाइड्रोक्साइड, ठीक है, देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एल्कलाइन नेचर, बेसिक होता है नेचर के लिए बेसिकली। ठीक है, ये होगी बात। ओके, क्लियर है। ओके, तो फिर आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या कि ग्रुप 2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, आर कॉमनली नोन एज एल्कलाई अर्थ मेटल। अब इसके अंदर बोला जा रहा है कि बेरिलियम जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको छोड़ के, और यही सेम चीज़ हमने उसमें देखी थी लिथियम के केस में देखी थी ग्रुप 1 के अंदर, एल्कलाई मेटल के अंदर की ग्रुप लिथियम को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है ग्रुप 1 के अंदर, एल्कलाई मेटल। एंड जो हमारे ग्रुप 2 के अंदर एलिमेंट्स हैं बेरिलियम को छोड़कर क्या कहा जाता है, एल्कलाई अर्थ मेटल। अब ऐसा क्यों है, क्यों हम पहले एलिमेंट्स को छोड़ रहे हैं, ये हम आगे देखेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, आगे देखते हैं कि कॉमन नोन एज एल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है, ओके, अब उसके बाद हम देते हैं कि दिस आर सो कॉल्ड बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर एंड दिस मेटल ऑक्साइड आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। देखा जाए तो ये क्या है कि जो भी एल्कलाई मेटल है ना, एल्कलाई जो होते हैं ये बेसिकली ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना वो अल्कलाइन बेसिक होते हैं नेचर के ना, एंड मेटल ऑक्साइड आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जो भी मेटल ऑक्साइड है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए पॉइंटर्स बना रखे हैं, तो ये कौन कौन से पॉइंटर्स हैं, ये देखो यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, अमंग द एल्कलाई मेटल सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट इन लिथियम, अबंडेंट सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट। ठीक है, तो अबंडेंट है मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट से एल्कलाई मेटल है वो सोडियम और पोटेशियम अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, रुबिडियम एंड सीजियम हैव मच लो अबंडेंस, इनकी अबंडेंस कम है, ये कम पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। फ्रेंशियम इज हाईली रेडियो एक्टिव, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। इट्स लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप इज फ्रेंशियम हैज़ F223, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे आइसोटोप लिखा हुआ है इसका, हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ ओनली 21 मिनट्स की इसकी हाफ लाइफ है। ये तुम ऐसे एज इट इज ये पॉइंट याद कर लेना, कभी कभी MCQ में या किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो क्या है कि
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th एंड 6th इन द अबंडेंस के मामले में, मतलब कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर कितना पाया जाता है उसके मामले में ये 5th और 6th नंबर पे आते हैं रिस्पेक्टिवली इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, ये बात होगी, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर मैं बात करूँ तो बेरिलियम जो है इज द रेयरेस्ट एंड द रेडियम इज द सॉरी यहाँ पे कहाँ गए हम, बेरिलियम इज द रेयरेस्ट एंड द रेडियम इज द रेयरेस्ट। बेरिलियम जो है वो रेयर है और बेरिलियम जो है वो रेयरेस्ट है ऑफ द कंपेयरिंग ओनली 10 ऑफ इग्नोर रॉक। मतलब कि तुम देख सकते हो 10 कितना कम हो चुका है, कितना ज़्यादा कम हो गया। तो उस केस में उस तरह मतलब इतना कम पाए जाते हैं ये दोनों। तो बेरिलियम जो है वो रेयर है और रेडियम जो है वो रेयरेस्ट है। ठीक है, ये वाली बात होगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इधर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्पेलिंग पे मत जाना यार, सिर्फ तुम पढ़ने पे ध्यान दो। सो ग्रुप 1 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या होती है, वो होती है NS1। ठीक है, और ग्रुप 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, वो होती है NS2। आई गेस ये होती है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, so the electronic configuration of s block elements is noble gas NS1 of the alkali metal and the noble 2 NS2 for the alkali earth metal। ठीक है, ये वाली बात होगी। यहाँ पे नीचे एक पॉइंट और दे रखा है एनसीईआरटी का, द थिन रॉकी एंड द लेयर द थिन रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट बोलते हैं। जो क्रस्ट क्या कहती है, तो थिन रॉकी लेयर जो है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। अ टाइप ऑफ रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा मोल्टन रॉक दैट हैज़ कूल्ड एंड हार्डेस्ट। ये बस पॉइंट है, ये ऐसे ही याद करने के लिए, कुछ आ जाए तो पढ़ने के लिए, बाकी और इसमें जादू। सो यहाँ तक हो चुका है। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे का, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रिस्पेक्टिवली सम प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर मेंबर रिस्पेक्टिवली ग्रुप। ठीक है, जो मैं तुम्हें बता रहा है ये क्या है, बेसिकली एनिमलिस्ट प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द एनिमल प्रॉपर्टीज। दे रिजेंबल द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, दस लिथियम शोज सिमिलरिटी टू द मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। ओके, बेसिकली रुक जाओ यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ रुक जाओ, ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, वापस आते हैं हमारे स्लाइड्स पे। देखो मैं बता रहा था जैसे कि जो ग्रुप, जैसे कि तुम देखो पहला जो एलिमेंट होता है लिथियम, वैसे ही दूसरा होता है एक सेकंड जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, तो पहला एलिमेंट जो होता है लिथियम जो कि एल्कलाई मेटल के केस में होता है, दूसरा होता है बेरिलियम जो कि एल्कलाई अर्थ मेटल के केस में होता है। ये दोनों के दोनों एलिमेंट क्या शो करते हैं, एनिमलिस्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं। एनिमल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब होगा कि पूरे ये क्या करता है, ये जो पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं ना सारे ग्रुप्स के, ये क्या करते हैं कि एंड कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एनुअल प्रॉपर्टीज शो है, उसके बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आके ऐसा क्यों होता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ स्लाइड में कि पहले एलिमेंट है वो सारे डिफरेंट या फिर एनुअल प्रॉपर्टी शो करता है। अभी क्यों शो करते हैं, इसके रीज़न होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ रीज़न है। सबसे पहली बात, जो भी एलिमेंट्स का जो पहला जैसे लिथियम हो गया, जैसे बेरिलियम हो गया, तो ये क्या है कि ये सेकंड तुम देख सकते हो कि सेकंड लाइन में आते हैं। ठीक है, सेकंड लाइन में आते हैं, तो इनका क्या होता है, साइज़ सबसे पहली बात छोटा होता है। साइज़ छोटा होता है सबसे पहली बात, एटम का साइज़ छोटा हुआ। अब छोटा साइज़ है तो उसके कारण से क्या होगा कि हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। एंड दूसरी बात, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो होगी उसके साथ में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होगी। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड एलिमेंट ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम। जैसे कि देखो, जैसे कि मैं तुम्हें बताता कि Na है, सोडियम है मान लो। ठीक है, सोडियम गैसियस एलिमेंट से सोडियम एक एलिमेंट हमने निकाला, गैसियस एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी, जैसे हम जानते हैं कि सोडियम के अंदर कितना होता है कि दो, पहले इसकी पहले होगी दो, पहले सेक्शन में दो, फिर उसके बाद 8। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि देख सकते हैं कि 8 8 है, 9 10 और 11। तो तुम क्या कर सकते हो कि जो इस केस में तुम क्या कर सकते हो, जो भी ये इलेक्ट्रॉन है ये दूर है शेप से, सेंटर से कितना दूर है, वो काफ़ी दूर है, तो इसको निकालना आसान होगा। लेकिन वहीं तो अगर हम देखें लिथियम के केस में, अगर हम देखें तो लिथियम के अंदर क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऊपर के बाहर की तरफ देखें तो हम एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको निकालना क्या होगा, सेंटर से बहुत ज़्यादा पास है तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसके कारण क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना अपने आउटरमोस्ट शेल से, जो कि लूजली बाउंड, जो भी आउटरमोस्ट शेल इन द सेंस कि हाँ आउटरमोस्ट शेल तो है लेकिन लूजली बाउंड जो आउटरमोस्ट शेल होगा, जो कि लास्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होगा, उसको निकालने की टेंडेंसी होती है। तो इसके केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होगी
सेम बेरिलियम के केस में देखें एक इलेक्ट्रॉन तो निकालने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसको जो सेंटर से एलिमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखेंगे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं हाई आयनाइजेशन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होता है कि शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होता है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन एन कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि तुम देखते हैं यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर यहाँ पे दो एलिमेंट, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, एलिमेंट ए और बी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। अब जिसकी टेंडेंसी, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होगी, अगर टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना अपनी तरफ, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जाता होगी वो अपने, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो अपनी तरफ खींचना कोवलेंट बॉन्ड के अंदर उसको इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहते हैं। तो इनके केस में क्या होता है, लिथियम और बेरिलियम के केस में, कि जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वही बात, एलिमेंट बहुत ज़्यादा पास है, अपने सेंटर से बहुत ज़्यादा पास है, तो फिर छोड़ता है, लूजली बॉन्डेड नहीं है, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, तो फिर निकालना मुश्किल होता है, इसलिए सिंपल बात ये होगी। तीसरा पॉइंट आता है कि हाई पोलराइजेशन पावर एंड इट्स कटाइन। हाई पोलराइज करने की पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो पोलराइज आराम से हो जाएगा, इसलिए हाई पोलराइजेशन पावर। और चौथी बात होती है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल। ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है, ये भी इस पे इतना ध्यान में दो। तो इस बेसिकली ये चार पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है कि जो एनालिस्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होते हैं हर एक ग्रुप के, वो उसके बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए तो स्पेसिफिक characteristics difference between the lithium and the sodium group 1, lithium and sodium group 1 and the beryllium and magnesium of group 2 as discussed in the later discussion। तो ये वही सेम चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि क्या एनिमल्स प्रॉपर्टी क्यों लिथियम और बेरिलियम की शो करते हैं, वही 4 पॉइंट्स है, तो हम ये 4 पॉइंट्स याद रख लो तो मैं याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट आता है हमारे पास में डायगोनल रिलेशनशिप्स। डायगोनल रिलेशनशिप एक सेकंड हम इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बताया हुआ है कि दस द लिथियम शो सिमिलर, यहाँ था हमने यहाँ छोड़ा था, दस लिथियम शो सिमिलर टू द मैग्नीशियम एंड बेरिलियम टू एल्यूमिनियम इन द मैनी टू द प्रॉपर्टीज दीज। हाँ ठीक है, तो ये एनोमलिस प्रॉपर्टी वाला यहाँ पे ये कवर हो चुका है, यहाँ पे एनोमलिस प्रॉपर्टी वाला खत्म हो गया। अब उसके बाद में आता है हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप के बाद द टाइप ऑफ द डायगोनल बता रहा था, तो खुद मैं ये समझाता हूँ। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप होता है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं दोनों सारे के सारे ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स डायगोनली प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ तुम देख सकते हो ये जो डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट है, ये डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट है, ये डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। मतलब कि एलिमेंट्स ये क्या होते हैं कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड शो सिमिलैरिटी विद द एलिमेंट्स, ठीक है, सिमिलैरिटी विद द पीरियड शो सिमिलैरिटी विद द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड प्रेजेंट डायगोनली। ये जो पेयर होते हैं जो कि डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है, उनको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं बेसिकली। और यहाँ पे 3 हमारे पास मेन जो क्या कहते हैं रिलेशनशिप जो तुम्हें याद रखना है वो है लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ में, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ में। अब इसके कॉज देख लेते हैं क्या है, क्यों होता है ये। होता है ये इस वजह से है क्योंकि जो डायगोनल रिलेशनशिप है ना वो किसी की वजह से यहाँ मैंने लिख रखा है, क्यों है डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू सिमिलैरिटी इन आयनिक साइज एंड चार्ज। मतलब कि इसका आयनिक चार्ज और इसका आयनिक चार्ज क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, इनका आयनिक चार्ज बराबर होगा लिथियम मैग्नीशियम का, और दूसरी बात इनका साइज सिमिलर होगा। इस वजह से ये पहला पॉइंट तो ये होगा कि डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। दूसरी चीज़ सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनेशन एंथैल्पी, साइज एंड चार्ज रेशियो इटीसी बिटवीन द डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब कि इनका क्या होगा, पीरियोडिक ये जो प्रॉपर्टी शो करती है सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनेशन एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें, और साइज और चार्ज बाय रेडियस रेशियो ये शो करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिमिलर होती है, इस वजह से ये क्या था डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तुम्हें बेसिकली क्या याद रखना है, ये 2 पॉइंट तुम याद रख लो, तुम्हारे लिए वेल एंड गुड होगा, तुम्हारे लिए इसके थ्रू जाने के लिए हो। सो हाँ यहाँ पे ये लिख रखा है दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलैरिटी इज कॉमन रिफ्लेक्टेड बाय द डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। The diagonal relationship is due to the similarity in the ionic size और charge by radius ratio of the element। ये तुम्हें मैंने बताई दिया कि चार्ज बाय रेशियो, ये यहाँ पे मैंने तुम्हें बताई दिया कि साइज बाय एक तो पहली बात कि उसका आयनिक साइज सेम होता है और चार्ज उनका सेम होता है, और दूसरा साइज और चार्ज बाय रेडियस रेशियो बराबर होता है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया मैंने, ठीक है। और फिर उसके बाद में द टाइप ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप इज कॉमनली रिफर टू द डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। दस द डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन द आयनिक साइज ऑफ द चार्ज बाय रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोनोवैलेंट जो अकेले सोडियम एंड जो पोटेशियम आयन आर क्या होते हैं, ये
डाइवेलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस को शो करते हैं, और फाउंड इन द लार्ज पोर्शन ऑफ द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। ये तो हमें याद करने वाली बात है, इसमें कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आयनिक, दीज आयंस परफॉर्म्स important biological functions such as maintenance and ionic balance and nervous impulse conduct। तो ये सारी तो ये सब याद करने की बात है। इसमें एक हो गया तुम्हारा डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप में तो बता दिया क्या होता है कि जो भी एलिमेंट डायगोनली प्रेजेंट है प्रोडक्ट टेबल के अंदर, जैसे जो कि होते हैं सेकंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के, वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनका एक चीज़ पहली बात की उनका आयनिक साइज सिमिलर, आयनिक साइज और चार्ज साइज बराबर होता है, आयनिक और चार्ज बराबर होता है और उनका साइज सिमिलर होता है। दूसरी चीज़ उनका साइज और चार्ज बाय रेडियस रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। बस ये दो चीज़ तुमने देख लेनी है ट्रायंगल रिलेशनशिप के अंदर। और तुमने एनोमलस प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें बता दिया कि लिथियम बेरिलियम जो भी टॉप एलिमेंट होते हैं, सेकंड जो भी पीरियड होता है, सेकंड पीरियड तुम बोल सकते हो पूरे पीरियड में, उन सबके एलिमेंट जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट से तैयार रखो यार, बाकी छोड़ो, उनकी क्या होता है वो एनोमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों? ये 4 पॉइंट है, वो याद रख लो। पॉइंट, यू आर वेल एंड गुड टू गो, ठीक है। और एनसीईआरटी के अंदर ये लिख रखा है एनोमलस प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे, और दूसरा डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। ये हम अब एल्काइल मेटल के अंदर हम देख रहे हैं। तो एल्काइल मेटल शोज रेगुलर ट्रेंड इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्काइल मेटल आर डिस्कस्ड। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में बताया गया है कि एल्कलाइन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है हमारे एल्कलाइन मेटल की होती है NS1 होती है। Outside the noble gas core, loosely held s electron in the outermost shell. Valence shell of these elements makes them the most electropositive metal. So basically क्या बात है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है इन जनरल वो होती है NS1 होती है हमारे किस केस में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है हमारी ग्रुप 1 एलिमेंट की एल्कलाइन मेटल के केस में NS1 होती है। ये थी बेसिकली बात। तो हम ये ट्रेंड देख पाते हैं कि NS1 लास्ट में जैसे जैसे नीचे जाता है कि शेल बढ़ता जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, NS1 ही रहेगी। NS बस वो नंबर बढ़ता जाएगा, जितने शेल नंबर होते हैं उतना बढ़ता जाएगा, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 रहेगी। ना दूसरे हम देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक साइज। एटॉमिक एंड आयनिक साइज जो होता है वो क्या होता है कि जैसे जैसे डाउन ग्रुप की जैसे मतलब कितने शेल्स डाउन ग्रुप में जाएंगे तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल तो जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे उतने एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। तो डाउन ग्रुप एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेज इन व्हेन वी ग्रो डाउन द ग्रुप इन एन पीरियोडिक टेबल एंड एस ब्लॉक 2। ओके, तो उसके बाद देखते हैं हमारा आता है आयनाइजेशन थेरेपी। आयनाइजेशन थेरेपी तो वो क्या होती है, वो होती है बेसिकली कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटमोस्ट शेल से निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन थेरेपी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम और मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट। तो हम जैसे देखेंगे कि डाउन टू ग्रुप जैसे हम जाएंगे तो क्या होगा कि आयनाइजेशन थेरेपी कम क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि लिथियम के अंदर हम जैसे देख सकते हैं कि एलिमेंट सबसे ज़्यादा पास है, सोडियम के अंदर बस वही एलिमेंट कितना दूर जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर आयनाइजेशन थेरेपी डिक्रीज कर जाएगी। वो हम देख रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस इस केस में फॉर एवरी when we go down the group, the elements are outermost electron is very far apart from the center, so it is easier to remove the element, and due to which the ionization therapy decreases down the group। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला आता है हमारे पास में हाइड्रेशन थेरेपी। हाइड्रेशन थेरेपी क्या होती है, हाइड्रेशन थेरेपी हमने यहाँ पे लिखा है। तो हाइड्रेशन थेरेपी होती है, हाइड्रेशन थेरेपी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब एक मोल ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर। तो इसके अंदर कहता है कि एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड एज अट्रैक्शन बॉन्ड आर बीइंग फॉर्म। जैसे जैसे अट्रैक्शन बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, डाउन द ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रेशन थेरेपी डिक्रीज करती है। बिगर द आयन लोअर चार्ज डेंसिटी, जितना ज़्यादा आयन होगा चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और जितना स्मॉलर आयन होगा उतना हायर चार्ज डेंसिटी होगी बस। और डाउन द ग्रुप हमें पता है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हाइड्रेशन थेरेपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बस यही बात होती है। उसके बाद मेटलिक करेक्टर की बात करेंगे। मेटलिक करेक्टर कहता है, मेटलिक करेक्टर होता है कि कितने कि मेटल से हम रिलेट कर सकते हैं। मेटल क्या होता है कि
एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आउटरमोस्ट शेल से, उसे बोलते हैं मेटल बोलते हैं। तो मेटल कैरेक्टर कहते हैं, मेटल कैरेक्टर टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, वही सेम चीज़ मैंने बोली। एज वी गो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप जाते तो टेंडेंसी जो थी लूज करने के इलेक्ट्रॉन को वो इंक्रीज करती। तो ग्रेटर द साइज, जितना ज़्यादा ग्रेटर साइज होगी ईजियर द टू लूज, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो मेटल कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। Sometimes I think that I'm unstoppable.